अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज ख़बर ये मौसूल हुई है कि पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया है कि वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। मेरे समेत बहुत से लोगों के लिए कोई अनोखी या हैरानकुन ख़बर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये होना ही था। पीपल्स पार्टी को एक बनी बनाई एक खीर जो है वो मिल गई है, तो क्यों ना वो उससे पहले सदर बन गए, आज गवर्नर्स भी लगा दिए हैं, फिर जो आपके पास और भी ओहदे मौजूद हैं। तो अब अगर आप वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमत में आपको वजारतें मिल रही होंगी, तो पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ेगी उन वजारतों को? हाँ, छोड़ेगी, लेकिन तब जाके छोड़ेगी जब इलेक्शन के दिन आएंगे। पीपल्स पार्टी उस वक्त छोड़ेगी जब इलेक्शन में कैंपेन शुरू होगी और कोई बहाना बना के छोड़ देंगे और कहेंगे कि जनाब देखें, हम तो उसूलों की खातिर हम हुकूमत से अलग होकर आ गए हैं। तो अभी पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि वो वजारतें लें, हुकूमत का हिस्सा बने। और वैसे भी पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत में उनका एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा है। वो अलग बात है कि पीटीआई के नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत करते हुए उन्होंने तमाम तरह की मज़े इंजॉय किए, और उसके बाद जब इलेक्शन में उतरे तो उसी वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद भी करते रहे। कहते रहे जी ये तो लकीर के फ़कीर हैं, कहते रहे कि जी ये जो वज़ीर-ए-आज़म हैं ये महंगाई की वजह हैं। तो उस वक्त 16 महीने की हुकूमत में साथ जुड़े रहे, और अब जब इलेक्शन आए तो इलेक्शन में आके अलहदा हो गए। तो सिंध के लोगों को पता नहीं, अपना ये नैरेटिव बेच भी लेते हैं। कैसे बेच लेते हैं? बेचा भी है या नहीं बिका उनसे, क्योंकि वैसे भी हुकूमत तो आपको पता है ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो फॉर्म 47 पे ही आए हैं। तो पीपल्स पार्टी बहरहाल इस तरह से अब एक मरतबा फिर अपने जमहूरी सो कॉल्ड उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, या अपने उस मौक़िफ़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, पहले शहबाज शरीफ को बुरा भला भी कह लिया, ख़राबियों की जड़ भी करार दे दिया, लकीर का फ़कीर भी कह दिया, और अब उसी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर हुकूमत में भी आने का इरादा रखते हैं। तो देखें कि कौन सी वज़ारतें इनको मिलती हैं, क्या मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो वज़ारतें हैं वो तो बांटी जा चुकी हैं। वज़ारत ख़ारजा पहले ही इनके पास है, इसहाक़ डार साहब के पास है। हो सकता है इसहाक़ डार साहब खाली जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है वही बन जाएँ और वज़ीर ख़ारजा फिर बिलावल साहब बनना चाहें। तो देखते हैं, अगर ये दिलचस्प होगा कि पीपल्स पार्टी अपना शेयर किस तरह से लेती है। नून लीग के दोस्त ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया हुआ है और किसी भी लम्हे वो अनाउंस कर देंगे, क्योंकि वो गवर्नर्स लगाए जाने का इंतज़ार था, वो हो गए हैं। अब उसके बाद देखें पीपल्स पार्टी कब ये अनाउंस करती है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन रही है। दूसरा, चीफ़ जस्टिस की जो टेन्योर पोस्टिंग है 3 साल के लिए, अब ज़ाहिर है काजी फ़ाइज़ साहब सूट करते हैं नून लीग को। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे थे, हम कहते वापस क्यों नहीं आ रहे, तो पता चला था कि जी वो इंतज़ार कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ साहब के आने का, कि वो आएंगे तो फिर ये वापस आएंगे। इलेक्शन 2 सूबों में क्यों नहीं करा रहे जी, क्यों नहीं करा रहे, नून लीग क्यों नहीं कराना चाहती, तो पता चला कि ये जो उमर ता बंदयाल साहब चले जाएंगे और काजी फ़ाइज़ साहब आएंगे तो इलेक्शन होंगे, और इनको इलेक्शन तभी सूट करते हैं। आपको याद होगा कि उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करा देंगे। वो अलग बात कि 8 अक्टूबर को भी नहीं हो पाए और फिर 8 फरवरी तक चले गए। लेकिन उस वक्त भी उमर ता बंदयाल साहब के जाने के बाद और काजी फ़ाइज़ के आने के बाद हुकूमत इलेक्शन चाहती थी। हुकूमत चाहती थी कि नून लीग चाहती थी कि इलेक्शन जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब के होते हुए हों, और हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ साहब ने इलेक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। यानी उन्होंने बल्ला छीनने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन माहौल ना मिलने की जो शिकायत थी तहरीक इंसाफ की, उस पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, और बल्ला छीनने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। बल्ला छीन लिया गया, और बड़ा हैरान कुन था। बहुत सारे लोग जो काजी फ़ाइज़ साहब के नक़ाद भी थे, उन पर तनकीद करते थे। वो कहते थे कि नहीं ये फ़ैसला काजी फ़ाइज़ साहब नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लें, वो कर नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भी उन्होंने कर दिखाया, और अब काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो एक और मिशन पर हैं। वो चाहते हैं कि एक आइनी तरमीम आए, जजों की तैनाती के हवाले से जो आइन मौजूद है उस पर एक आइनी तरमीम आए, और आइनी तरमीम के लिए ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत चाहिए, और 2/3 अक्सरियत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि जब मखसूस नशस्तें पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पास हों। तो जब मखसूस नशस्तें इनके पास रहेंगी तो फिर ही 2/3 अक्सरियत के साथ ये आइनी तरमीम हो सकती है। तो काजी फ़ाइज़ साहब
क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए, और वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके लिए आईनी तरमीम हो जाए। और अगर आईनी तरमीम होनी है तो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला तो तहरीक इंसाफ के हक़ में किसी सूरत नहीं हो सकता। तो इस तरह का एक मजाक जो है वो चल रहा है हमारी अदालतों में भी, हमारे मुल्क में भी, और यूँ मिलजुल के अपनी सहूलत के मुताबिक मजाक बनाया हुआ है। अब इसमें पहले जो अता तारड़ साहब हैं वो मुसलसल कहते रहे कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और कोई चीफ़ जस्टिस की एक्सटेंशन नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ इस बात पर अड़ी रही कि नहीं जी, ये एक्सटेंशन करने वाले हैं, देने वाले हैं। हम जब नून लीग से पूछते थे वो कहते थे कि इनसे पूछें ये झूठ बोल रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, ये किस बुनियाद पर ये बातें कर रहे हैं। और अब जब लॉ मिनिस्टर से ये पूछा गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुमकिन नहीं है। तो चीफ़ जस्टिस के लिए माहौल बनाया जा रहा है कि वो मौजूद रहें, काजी फ़ैसल साहब, तो मिलजुल के मिल बांट के फिर चलता रहेगा निज़ाम, क्योंकि एक दूसरे की सहूलत कारी होती रहेगी। फिर कौन तवक्को रखेगा कि हुकूमत के मामलात अगर चीफ़ जस्टिस के पास जाएंगे तो वो उनकी मुखालफत कर सकते हैं। फिर तो एक अपने घर का बंदा हो गया ना, यानी जैसे अपने घर का अपोजिशन लीडर लगाया था, उसने इलेक्शन भी लड़ना था, राजा रियाज साहब ने इलेक्शन भी लड़ना था नून लीग के टिकट पे और अपोजिशन लीडर भी थे। तो अब देखिए कि काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो कैसे अपने इस ओहदे की साख को बरकरार रख पाते हैं अगर वो एक्सटेंशन ले लेते हैं। तो अभी तो बहरहाल 6 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है जब मखसूस नशस्तों का केस होना जाएगा, और जैसे मंसूर साहब जो हैं, मंसूर अली शाह साहब, उनकी अदालत में ये केस लगा है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। जैसे बाबर सत्तार ने बहरहाल एक बहुत दलेराना आज और सख्त फैसला जारी किया है, और वो तमाम लोग जो दरख्वास्त लेकर आए थे कि बाबर सत्तार साहब आप अलग हो जाइए, आप बेंच से अलग हो जाइए, वो जो दरख्वास्त लेकर आए थे उनको 5-5 लाख रुपया जुर्माना तो किया था, लेकिन तहरीरी फ़ैसले में इन तमाम इदारों के ख़िलाफ़ जो कि ये दरख्वास्तें लेकर आए हैं, बाबर सत्तार साहब ने इन तमाम इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि जनाब पेश होकर जवाब दें कि आपके ख़िलाफ़ क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस, आपको तौहीन अदालत का केस चलाया जाए, क्योंकि आपने अदालत की तौहीन की है बग़ैर किसी वजह के। जज को बेंच से अलहदा होने का कहा है, आपने अदालत की तौहीन की है। तो अब वो तमाम इदारे, FIA, पैमरा, IB, वो तमाम इदारे जो ये दरख्वास्त लेकर आए थे, उनको अब आकर जवाब देना पड़ेगा कि हमने तौहीन अदालत नहीं की, या अपनी पोजीशन को वाज़ेह करना पड़ेगा, अदालत को मुतमईन करना पड़ेगा। इनफैक्ट अदालत को मुतमईन करना पड़ेगा कि हमने तौहीन अदालत नहीं की। तो देखते हैं कि ये मामला अब किस तरह से चलता है, लेकिन जिस बाबर सत्तार साहब ने इसको बहुत संजीदा लिया है और इसको एक जज का नहीं बल्कि एक हाई कोर्ट का मौक़िफ़ ही समझना चाहिए मौजूदा हालात में। तो इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मूड भी वाज़ेह होता है कि आइंदा मुदाखलत को किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से टैकल किया जाएगा और किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अब जो बाबर सत्तार साहब हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऐसा लगता है कि वो अपना एक इंटेंशन शो कर रही है कि अब किसी किस्म का दबाव या मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि अपने बार बार जो कहा गया ना कि जी इनके पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, क्यों इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बाबर सत्तार और मोहसिन अख्तर कियानी और ये सारे जजेस जो शिकायत कर रहे हैं, करते अपना इख्तियार इस्तेमाल तौहीन अदालत का, तो अब ये अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि किसी को इस पर तकलीफ़ नहीं होगी, किसी को इस पर एतराज़ नहीं होगा और कहेंगे कि हाँ ठीक है, जजेस का इख्तियार है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कानून जो है वो लाया गया है सोशल मीडिया के लिए, साइबर यानी सोशल मीडिया काफ़ी अर्से से प्रॉब्लम कर रहा है हुकूमत के लिए भी, इदारों के लिए भी, कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। तो उसको ज़रा कंट्रोल करने के लिए साइबर विंग जो था इसका FIA का, उसको अलग करके एक अलग इदारा बना दिया गया और उसके बेतहाशा इख्तियारात उसको दे दिए गए हैं ताकि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सोशल मीडिया को क्या कंट्रोल किया जा सकता है? क्या सोशल मीडिया को रोका जा सकता है नैरेटिव बनाने से, अपनी राय का इजहार करने से? कैसे मुमकिन है? एक आप प्लेटफॉर्म को रोकेंगे, दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म रोकेंगे, तीसरा प्लेटफॉर्म है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इसको रोका जा सके? लेकिन अगर जिस तरह की ख़बरें हम सुन रहे हैं उससे तो अंदाज़ा ये होता है कि बहुत सख्त किस्म का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि नेशनल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और सोशल मीडिया चूँकि कंट्रोल में नहीं है, तो उसको काबू करने के लिए ये हुकूमत हरबे तैयार कर रही है।
शहबाज हुकूमत समझती है कि अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे तो तनकीद भी रुक जाएगी, गवर्नेंस भी ठीक हो जाएगी, सारा कुछ। इस वक्त मसले की जड़ सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को अगर कंट्रोल करें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाबर आजम इस मौके पर बड़ी दलेरी के साथ डट गए हैं। पिछले दिनों ये रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने बाबर आजम ने कहा आर्मी चीफ से कि जी इमरान खान हमारे हीरो हैं, वो जेल में हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह की ख़बरें रिपोर्ट हुई थी और ये भी रिपोर्ट हुआ था कि शिकवा भी हुआ बाबर आजम से। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये शिकवा भी किया है कि आपको ये बात इस तरह से नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन अब उसके बारे में तो ज़ाहिर है वो सोर्सेज आई थी, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बात हुई थी, कैसे रिपोर्ट हुई, दुरुस्त थी पूरी तरह से बात या दुरुस्त नहीं थी। लेकिन बाबर आजम ने इसकी कोई तरदीद भी नहीं की थी। तो अब बहरहाल उनका वीडियो बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान हमारे आइडियल हैं, इमरान खान हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं और इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो ये इस मौके पर ये बयान देना बाबर आजम का, जबकि वो कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते थे, जबकि उनको अंदाज़ा है कि वर्ल्ड कप में वो जा रहे हैं, जबकि उनको कप्तानी दोबारा मिली है, हटा के उनको दोबारा दी है, और जबकि वो जानते हैं कि इमरान खान के हक़ में कोई भी शख्स इस वक्त बयान दे तो वो बयान जो है वो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो ये बयान दे रहे हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त में दे रहे हैं कि जब उनका इमरान खान के हक़ में दिए गए बयान के काफ़ी चर्चे भी हो रहे थे। तो सुनिए ज़रा बाबर आजम ने क्या कहा है। जान लो और बिल्कुल आइडियल देखें, इमरान खान है जो उनको देखा, उनकी लीडरशिप और जो उनके बारे में जितना भी पुराने प्लेयरों से सुना है वो एग्रेसिव थे और बोल्ड डिसीजन लेते थे। तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें उनको फॉलो करूँ। अच्छा, अब उनसे ये गालिबन सवाल हुआ है कि आपका आइडियल कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी आइडियल इमरान खान है। उनकी लीडरशिप को हमने देखा है, जिस तरह से वो डिसीजन लेते थे, बोल्ड डिसीजन लेते थे। इस वक्त इमरान खान के हक़ में बयान देना ये एक दलेरी की अलामत है बाबर आजम के लिए, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़ाहिर है ये कैलकुलेट करके रिस्क लिया होगा। आखिरी बात यह है कि चूँकि मुल्क कई तरह के बहरानों का शिकार है, उसमें से एक एनर्जी क्राइसिस भी है। बिजली बहुत महंगी हो गई, तो लोगों ने इसका हल ये निकाला कि लोगों ने अपने सोलर सिस्टम लगाने शुरू कर दिए। अपना सोलर सिस्टम लगाकर अपनी बिजली जनरेट करना शुरू कर दिया, और उसके लिए नेट मीटरिंग का एक ऑप्शन मौजूद है कि आप बिजली बनाएं, बिजली बना के हुकूमत सरकार को दें, वापडा को दें, और वापडा से वापस आपके यूनिट आ जाएं। लेकिन उसमें भी ये करती थी वापडा, ये करता था कि आपसे 22 रुपये का यूनिट लेता था, और 22 रुपये का यूनिट लेकर, यानी आपने जो बना कर दिया है उसको 22 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, लेकिन जब आपको वापस करेगा तो वो यूनिट आपको कोई मेरा ख्याल है 35, 38, 40 रुपये में कॉस्ट करता है, डिपेंड करता है किस स्लैब में है। तो लेकिन सार्फिन फिर भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि चलें हमने अगर 1000 यूनिट महीने के बना के दिए हैं हुकूमत को, तो उसमें से हमारी कंजम्पशन अगर 600-700 यूनिट की है तो हमारी 600-700 यूनिट हो गए, बाकी सरकार को चले गए तो चलें कोई बात नहीं, हमारा फिर भी काम चल रहा है। लेकिन अब हुकूमत क्या फ़ैसला करने जा रही है, जिस पर गौर कर रही है, वो ये है कि हुकूमत जो ख़रीद रही है यूनिट आवाम से, उसको भी 50% कम कर दे। यानी अगर आप आवाम से 22 रुपये का यूनिट ले रहे हैं तो उससे 11 रुपये का यूनिट लें, 11 रुपये का यूनिट लेके उसको वापस वही 38-40 रुपये का करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे वक्त में जब हुकूमत के अपने लाइन लॉसेस हैं, हुकूमत का अपना खसारा है, हुकूमत के अपने बिजली के जनरेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो जब हुकूमत के पास इतने प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर सार्फिन अगर अपनी बिजली का इंतज़ाम खुद कर रहे थे तो बजाय इसके कि उनकी हौसला अफजाई होती, सोलर को इनकरेज किया जाता, लोगों को इनकरेज किया जाता कि ठीक है आप हुकूमत के भी काम में मुआवनत कर रहे हैं और अपना भी काम चला रहे हैं और एक ऐसी एनर्जी बना रहे हैं कि जिसमें आपका कॉस्ट बहुत कम आ रही है, तो बजाय इससे कि इनकरेज किया जाता, इनको डिस्करेज किया जा रहा है। और डिस्करेज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो जो आपकी बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनको आपने खुश करना है, उनका निज़ाम कारोबार चलेगा तो आपका चलेगा। और हम जानते हैं इस मुल्क की तबाही की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही बिजली के कारखाने, महंगे कारखाने, और ये बिजली की क्या ये जो हुकूमत यानी ये पाकिस्तान के ऊपर ये नासूर बन के इस वक्त पाकिस्तानी माइशत के लिए ये बिजली के कारखानों का जो निज़ाम है ये एक नासूर बन चुका है।
और इससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद इनको खुश करने के लिए और सार्फिन पर मज़ीद बोझ डालने के लिए जो है वो इस तरह की पॉलिसी लाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही आकबत नामदेशी का सबूत है कि जहाँ एक तरफ सार्फिन अपने लिए ख़ुद बिजली का इंतज़ाम कर रहे थे और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसका फ़ायदा हुकूमत को भी है, वहाँ पर इन लोगों से पैसे वसूल करके यानी आप इनसे अपना खसारे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नाइंसाफ़ी पर मबनी पॉलिसी है जो आने जा रही है। इससे सोलर सिस्टम लगाने वाले जो लोग हैं, यानी आप सोचें ना कि किसी ने 20 लाख रुपए लगा के अपना एक सोलर का सिस्टम बनाया है और उसको अब आप उससे 11 रुपये का यूनिट ख़रीदेंगे, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी की बात होगी। तो बहरहाल हुकूमत चूँकि उसको पता है कि आवाम के वोटों से तो आई नहीं है और उसे पता है कि आवाम को जवाबदेह भी नहीं है और उसको पता है कि उसको लगता है कि शायद आइंदा भी ऐसे ही जीत जाएंगे, परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने के से अगर उनको तस्कीन मिलती है या 4 पैसे मिलते हैं तो बना रहे हैं, वो क्या कहा जा सकता है।